हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोर्सेस में स्वागत है। और ये यूपी पीजीटी सीरीज़ है समाजशास्त्र की। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि ऑलरेडी हम लोग एक लेक्चर इस पे कंप्लीट कर चुके हैं, समाजशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र एवं विषय वस्तु। इसी कड़ी में आज हम लोग और कुछ परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले आज थोड़ी सी पर्सनल बातें हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों के मन में भी बहुत सारे डाउट हैं, या एक कहते हैं जिज्ञासा होती है, इच्छा होती है जानने की कि जिससे हम जुड़े हुए हैं, जिससे हम कुछ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आखिर में उन्होंने क्या किया है। तो मैं आप लोगों को आज अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने एजुकेशन के बारे में बता देना चाहती हूँ कि मैंने आखिर में क्या किया है। और अगर मेरा एजुकेशन का फील्ड देखा जाए या फिर कैरियर का फील्ड देखा जाए तो काफ़ी विभिन्नताएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि अरे ये क्या है, तो बट फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। 2003 में मैंने यूपी में जो वाराणसी में गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक है, मैंने वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया था 2003 में। एक काफ़ी लंबा समय है, लगभग 20 साल पहले मैंने 2003 में इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया था। और उसके बाद से हम लोगों की उस समय डिप्लोमा के बाद 1 ईयर की अप्रेंटिस होती है, आज भी होती है, तो वो मैंने अमेठी के पास कोरवा है, वहाँ पे HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वहाँ से मैंने 1 ईयर का अप्रेंटिस किया था। और उसके बाद से ये लगभग 2005 तक के जनवरी में मेरा कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद से फिर ये था कि हाँ, चूँकि मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ तो मुझे टेक्निकल में ही अपना कैरियर बनाना है। उसी समय पहले जो आप लोगों को अगर पता हो तो जो मेरिट बेस्ड शिक्षा मित्र की वैकेंसी आई थी, तो उसमें मेरा भर दिया गया था कि अच्छा ठीक है, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, उस समय मेरिट बेस्ड था। और जो पहला जो शिक्षा मित्र का बैच आया था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। और फिर मैं लगभग 3 महीने तक मैं उसमें पढ़ाई थी। ट्रेनिंग मऊ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी हम लोगों की। और फिर मैंने 3 महीने तक पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे शिक्षा मित्र में ही पढ़ाना था तो फिर मैंने डिप्लोमा क्यों किया। फिर उसके बाद से मेरा मन ऐसे आगे पीछे होने लगा कि नहीं, मैं बच्चों को भी चीट कर रही हूँ और अपने आप को भी चीट कर रही हूँ, कहीं ना कहीं बच्चों को भी धोखे में रख रही हूँ और ख़ुद को भी धोखे में रख रही हूँ। तो इसलिए मुझे मेरा जो फील्ड है मुझे उधर ही जाना चाहिए। इसलिए मैं प्योरली अभी मैं उधर को शिफ्ट हो गई कि मुझे डिप्लोमा चूँकि मैंने किया है तो मुझे टेक्निकल ही जाना है। और उसके बाद से मैंने अपना जो भी था टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और फिर उसके बाद से मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा DRDO देहरादून था, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट मैं नहीं गई। और उसके बाद से मेरी शादी हो गई, और शादी होने के बाद से मैं कर्नाटका शिफ्ट कर गई। हस्बैंड मेरे जो हैं वो कर्नाटका में हैं, तो मैं कर्नाटका शिफ्ट कर गई। और इसके बाद से आप लोगों को पता होगा कि कर्नाटका जो है वो उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है उसका। यहाँ की लैंग्वेज अलग है, यहाँ पे कन्नड़ा बोला जाता है। और अगर स्टेट लेवल की बात करें तो मैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे कन्नड़ा नहीं आता है। और यहाँ पे अगर स्टेट का एग्ज़ाम फाइट करना है तो मुझे एक लैंग्वेज कन्नड़ा भी आना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल था। तो इसके लिए मैंने छोड़ दिया। हालांकि 2009 में मैं ऐसे ही अपना प्रिपरेशन करती रही। अब मुझे लगा कि ठीक है, हस्बैंड का जो डिपार्टमेंट है ये मेरे जो हस्बैंड हैं वो बार्क में हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आप लोगों को पता होगा अगर तो ये बार्क में हैं। तो मैंने बार्क का भी एग्ज़ाम दिया था जो टेक्निकल पोस्ट के लिए होता है। और फिर मैंने उसमें 3 बार लगभग रिटन क्वालिफाई किया था। बट लक बोलें या बैड लक बोलें मुझे नहीं पता है, मैं इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई कर पाई थी। एक बार इंटरव्यू भी क्वालिफाई हुआ था, बट
उसमें वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आया। तो इस प्रकार से मैं टेक्निकल ही अपनी प्रिपरेशन कर रही थी और फाइनली 2008 में, मैं आप लोगों को बताऊं, 2008 में मैंने रेलवे का एग्ज़ाम फाइट किया और एज ए जेई जूनियर इंजीनियर सिग्नल डिपार्टमेंट मैंने किया। फिर 2009 में मैंने उसको ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद से 1 ईयर तक की जो एक ट्रेनिंग होती है कह सकते हैं, तो ट्रेनिंग मैंने दी और ट्रेनिंग के साथ ही मेरी पोस्टिंग भी हो गई थी। और 1 साल के काम करने के बाद मुझे ये लगा कि मैं इस पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पोस्ट अपने आप में बहुत अच्छी है। जे सिग्नल डिपार्टमेंट जो अपने आप में रेलवे का है वो बहुत ही अच्छा है, एक चैलेंजिंग जॉब होता है। और मेरी यहाँ पे चूँकि मैं अपना 100% नहीं दे पा रही थी, मुझे सिर्फ एक जॉब से मतलब नहीं था, बल्कि मुझे ये चाहा कि मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए, मैं ऐसा काम करूँ जिसमें मुझे मज़ा आए। फिर मैंने 1 ईयर कंप्लीट होते होते मैंने ये जॉब भी छोड़ दिया। उसके बाद से फिर मैं जब ये जॉब छोड़ी तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे ग्रेजुएशन करना है। और फिर मैं कैसे करूं, तो इसके लिए मैंने फिर इग्नू से, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने 1 मिनट, मैंने वहाँ से मेरी जर्नी रियल की स्टार्ट होती है जो मेरी पसंद थी। और फिर मैंने इग्नू से अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया। और आप लोगों को अगर पता हो तो इग्नू का जो फर्स्ट ईयर होता है उस फर्स्ट ईयर में लगभग कम से कम 10-12 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें साइंस होता है, हिंदी होती है, इंग्लिश होता है, किसी भी, चाहे हम किसी फील्ड को चूज करें, कोई भी सब्जेक्ट लें, बट फर्स्ट ईयर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, आप लोगों के लिए हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, न्यूट्रिशन का एक सब्जेक्ट होता है। तो बहुत ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, उनको हमें पास करना होता है। और 2 सब्जेक्ट कोई ऐसा होता है जो कि हमें लगता है कि हमें इस फील्ड में थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, तो उसके लिए मैंने 2 जो सब्जेक्ट थे वो मैंने सोशियोलॉजी से सेलेक्ट किया था। मैंने सोशियोलॉजी इसलिए सेलेक्ट नहीं किया था कि मुझे इजी था। बहुत लोग जैसे सोशियोलॉजी सेलेक्ट करते हैं तो होता है कि हम इजी सब्जेक्ट है, बहुत लोग होते हैं कि सब लोग एक कॉमन सब्जेक्ट है, सब लोग सेलेक्ट करते हैं तो हम भी कर लेते हैं। तो मैंने सोशियोलॉजी जो सेलेक्ट किया था, फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ, उसमें सिर्फ 2 पार्ट इसके थे, ESO 1 और ESO 2 जो था वो मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ इसलिए कि ठीक है इसको हम पढ़ के देखेंगे कि आखिर में इसमें क्या होता है। चूँकि मैं स्टार्टिंग से ही, मैं आप लोगों को बता ही दी, PCM ग्रुप से थी, फिर मैंने डिप्लोमा कर लिया, मैं कम्प्लीटली टेक्निकल फील्ड से थी। मुझे जो आर्ट ग्रुप था उसका मुझे एक कहना चाहिए ABCD भी नहीं पता था। वहाँ से मैं सोशियोलॉजी ली और सोशियोलॉजी की मैं एग्ज़ाम के लिए जब मैंने 2 किताबें पढ़ी तो मुझे लगा कि सेकेंड ईयर में भी मुझे सोशियोलॉजी लेना चाहिए। और उसके बाद से मैंने सेकेंड ईयर में भी अगेन सोशियोलॉजी से, आप लोगों को सोच के आश्चर्य होगा कि मैंने जहाँ फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट लिए थे, इसके 2 पार्ट आता है, ESO 1 और ESO 2, वहाँ पे मैंने सोशियोलॉजी को एक इलेक्टिव कोर्स अर्थात एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में मैंने चूज़ कर लिया कि मुझे सोशियोलॉजी से ही आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आ रहा था। एक्चुअली इंटरेस्ट इस बात में था कि सोशियोलॉजी जो है वो हमको कुछ अलग से नहीं बता रहा है, बल्कि वही बता रहा है जिसे हम लोग अपने आसपास देखते हैं। इसके कारण से मुझे सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। और चूँकि ये एक हमारे समाज का ही अध्ययन होता है, हम कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, हमारे रीति रिवाज कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों के ही बारे में था। तो मुझे लगा कि हमें इसके बारे में जानना चाहिए। और फिर यहाँ से मेरा सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट आता है। और फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी से कंप्लीट किया और पोस्ट ग्रेजुएशन सब कंप्लीट किया
पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के समय मुझे ये पता चला कि अच्छा इसके आगे क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि मैंने 2003 में मैंने डिप्लोमा पास आउट किया था। 2009 में मैं एज ए जेई वर्क कर रही हूँ और उसके बाद से फिर रिज़ाइन देके और फिर मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। तो आप लोगों को सोच सकते हैं कि कितना लंबा एक टाइम पीरियड है ये। और 2017 में फाइनली मैं कंटिन्यू पढ़ ही रही हूँ। 2003 क्या ये कहा जाए तो उस समय तो कंटिन्यूअस मैं पढ़ ही रही थी। 10th हुआ, 12th हुआ, उसके बाद से डिप्लोमा हुआ, फिर पढ़ ही रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, फिर जॉब भी लग गई, छोड़ भी दी, फिर अगेन पढ़ रही हूँ। तो इस तरीके से 2017 में मेरा मास्टर डिग्री जो है वो कंप्लीट होता है इग्नू से सोशियोलॉजी में। और लेकिन वहाँ पे मैं स्टॉप नहीं होती हूँ। मेरा इंटरेस्ट ये था कि इसके आगे मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा एक यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है और जिससे कि हम जो भी हायर के पोस्ट होते हैं उनको भरने के लिए या उनका एग्ज़ाम देने के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो फिर मैं एमए का जो फाइनल ईयर था एग्ज़ाम था वो मैं दे रही थी और उसी समय दिसंबर में मैं एग्ज़ाम दे रही थी और मैंने फॉर्म भरा था। तो जनवरी में मेरा पेपर था और उसके बाद से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इग्नू के ही मटेरियल पढ़े थे, इसीलिए मैं इग्नू के मटेरियल को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मैंने इग्नू के मटेरियल को बहुत सीरियसली पढ़ा था, प्लस साथ में जो एक अरिहंत की डिस्क्रिप्टिव टाइप की या बोलेंगे कि थ्योरेटिकल बुक थी। मैंने उसके एमसीक्यू है उसमें उस बुक में, लेकिन मैंने उसके एमसीक्यू को नहीं टच किया था क्योंकि मुझे पता था कि एमसीक्यू में जो मैं पढ़ी थी और उस बेस पे मैं जब एमसीक्यू सॉल्व करती थी तो मुझे लगता था कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो गलत बता रहे हैं। तो मैंने उसको सीधे बाइकआउट कर दिया था कि मुझे एमसीक्यू देखना ही नहीं है। फिर मैंने अपनी इग्नू की थ्योरी पढ़ी थी और उसकी जस्ट थ्योरी कम्पिटिटिव बेस्ड पढ़ ली थी और उसके बाद से मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ओनली 15 डेज़ में मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया था। फिर मुझे लगा था कि शायद ऐसे ही निकल गया होगा, फिर मैं सेकेंड टाइम में नेट अपना दी थी और उसके बाद से अगेन फिर से मैंने नेट क्वालिफाई किया था। तो अभी आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि हाँ आखिर में मैंने अपना क्वालिफ़िकेशन क्या लिया है। अच्छा अभी करेंटली मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने इस बीच में फिर से मैंने कहा कि अच्छा ठीक है कुछ और कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है CIIL क्षेत्रीय भाषा शिक्षा संस्थान करके है। तो ये जो होता है ये न्यू दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये, और जो भी रीजनल लैंग्वेज जो होती हैं जहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उनको सिखाने के लिए ये जो इंस्टीट्यूट है वो काम करता है। तो यहाँ से मैंने 2022 में मैंने कनाडा से मैंने 10 मंथ्स का डिप्लोमा कोर्स किया, तो मुझे कनाडा भी आती है। और इसके बाद से आप लोगों को मैं बता दूं कि उसी समय अगर आप लोगों को थोड़ा भी अपडेट होगा पता चला होगा तो कनाडा का यहाँ कर्नाटका का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं एज ए जनरल कैंडिडेट भर तो सकती थी, लेकिन मुझे लगभग 10th बेस का एक जो होता है वो कनाडा का मुझे एग्ज़ाम देना था। अर्थात एक पेपर मुझे कनाडा का था जिसमें लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग और क्वेश्चन आंसर्स जो अपोजिट्स होते हैं या फिर पर्यायवाची बोलें, ये सारी चीज़ें पूछी गई वो मुझे अटेम्प्ट करना था। तो मैंने जो ये कोर्स किया, हालांकि ये कोर्स मैं बाद में एग्ज़ाम के अपने जो मैंने एग्ज़ाम दिया कर्नाटका का असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके बाद मैंने इसको कंप्लीट किया। मेरा क्लास स्टार्ट हुआ था कनाडा का ये 1 मिनट, मेरा क्लास जो कनाडा का स्टार्ट हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 2021 से। उसके बाद से जनवरी 2022 में मेरा एग्ज़ाम था और आप लोग सोच सकते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने मेरे पास थे और मुझे इस 3 महीने में
10th लेवल का कन्नड़ा का मुझे पेपर देना था, जो कि एक बहुत ही टफ टास्क था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैंने ट्राई किया था और मैंने कन्नड़ा का पेपर पास भी किया था। तो कन्नड़ा का पेपर मैंने पास किया था, प्लस थोड़ा सा मेरे साथ ये हो गया कि चूँकि मेरा मेन फोकस था, यहाँ का जो पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता है। टफ़ इस सेंस में होता है कि जिस प्रकार से हम लोगों के यूपी में देखा जाए या फिर एमपी में देखा जाए तो सिर्फ एक पेपर होता है, यहाँ पे 4 पेपर थे। एक जीके का था पूरे, एक सेपरेट जनरल नॉलेज का ही था क्वेश्चन का, दूसरा आपका ये इंग्लिश का पेपर था, तीसरा कन्नड़ा का पेपर था और चौथा जो था वो हमारे सब्जेक्ट का था। तो 4 पेपर सुबह शाम में करके और ऐसे कंटिन्यूअस था। मैंने एग्ज़ाम फिर भी दिया था और मेरे सारे में कन्नड़ा क्वालिफ़ाई की मैं, मिनिमम जितने मार्क्स आने चाहिए मैंने क्वालिफ़ाई भी किया कन्नड़ा। और उसके बाद से फिर मैंने सोशियोलॉजी में जो है वो मेरिट जो निकला था, कट ऑफ का मेरिट, उसमें मेरा नाम आया था। लेकिन अभी चूँकि हालांकि बहुत ही अच्छी रैंक नहीं आई थी, वो तो मैं कहती मान रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मेन फोकस जो था वो एक्चुअली चला गया था मेरा कन्नड़ा सब्जेक्ट पे, कि अगर कन्नड़ा में मैं फ़ेल हो गई तो मेरी सोशियोलॉजी की कॉपी ही चेक नहीं होगी। इसलिए एनी हाउ मुझे पहले कन्नड़ा क्वालिफाई करना है, इसके लिए मेरा काफ़ी जो टाइम है वो उसमें चला गया। तो दोस्तों मुझे लगा कि ठीक है, ओके, हालांकि सिस्टम में बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ सिस्टम के एज ए सिस्टम रह के अब मुझे जॉब करना है। और इस तरीके से मेरा मेन इंटरेस्ट जो है कि मैंने जो पढ़ा है एज ए स्टूडेंट, वो आज भी मैं एज ए स्टूडेंट आज भी पढ़ती रहती हूँ। और मैंने बहुत सारे ऑनलाइन देखे कि किस प्रकार से मटेरियल्स बाकी लोगों के आते हैं, क्या नहीं है। तो मुझे लगा कि मेरा अपना सोचने का तरीका है, अपना बताने का तरीका है, अपना खुद का पढ़ने का तरीका है। और इस तरीके से आप लोगों को भी अगर कुछ हमारी तरफ से अगर कंट्रीब्यूशन हो सके, मैं आप लोगों को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो उम्मीद है कि अभी मुझसे रिलेटेड जितने आप लोगों के डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और मुझे सही बताऊं तो अगर YouTube चैनल सिर्फ एक चलाना होता तो मैं बहुत कुछ भी रहता, मैं कोई भी कंटेंट दे सकती हूँ। बहुत सारे फील्ड हैं, मैं कोई फील्ड चूज़ कर सकती हूँ। लेकिन मुझे चूँकि सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट इतना अच्छा आ गया है कि मुझे लगता है कि मैं इसको एंजॉय करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और जो भी मुझे समझ में आता है, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं बिल्कुल टीचर नहीं हूँ। मैं सोशियोलॉजी की एक स्टूडेंट हूँ जो कि आप लोगों के साथ मिलके पढ़ती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ। जस्ट लाइक आप लोग ये समझिएगा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो आज अगर हाँ काफ़ी लंबा टाइम हो गया, ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑगस्ट काम्टे की बात करें, क्षेत्र और विषय वस्तु पे अब हम लोग आ चुके हैं, अर्थ की तो हो गई है बात। ऑगस्ट काम्टे की बात करें तो इन्होंने 2 भागों में बताया था, एक सामाजिक स्थितिकी सोशल स्टैटिक्स, जो कि सोशल स्टैटिक्स में क्या होता है, समाज की जो संस्थाएं होती हैं जैसे आर्थिक संस्था है, परिवार है, राज्य आदि, इस सारे के सारे सामाजिक स्थितिकी में आते हैं। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र में स्थितिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो ये बात ऑगस्ट काम्टे समाजशास्त्र का जो स्थितिकी वाला पोर्शन है, अर्थात सामाजिक स्थितिकी का एरिया है, उसमें कहते हैं। इन्होंने एक सार्वभौमिक सामाजिक अंतर संबंध का सिद्धांत भी दिया है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल सोशल इंटरकनेक्शन। तो ये आप लोग याद रखिएगा। सामाजिक गतिकी की बात करते हैं तो ये है सोशल डायनेमिक्स, और समाज का समय के साथ विकास और परिवर्तन कैसे कैसे होता है, इसका अध्ययन जो है वो सामाजिक गतिकी के अंतर्गत किया जाता है। सोरोकिन की बात करें तो सोरोकिन ने कुछ
एरियाज़ बताए हैं उन्होंने समाजशास्त्र से संबंधित, तो इन्होंने कहा है कि विभिन्न सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों और सहसंबंधों का जो अध्ययन है वो हम इसके अंतर्गत करेंगे, जैसे कि धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। आप लोगों को पता होगा कि ये जो समन्वयात्मक संप्रदाय है उसके प्रवर्तक हैं, तो ये नेचुरल सी बात है कि ये बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे समाजशास्त्र के फील्ड में कि हम किसका किसका अध्ययन करेंगे। दूसरा इन्होंने कहा है कि सामाजिक और असामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं के बीच पारस्परिक संबंधों और सहसंबंधों का अध्ययन भी हम करेंगे। और तीसरा इन्होंने कहा है कि समाज की सभी सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। और इस प्रकार से देखा जाए तो ये एक परिभाषा सोरोकिन की निकल के आती है कि समाजशास्त्र सभी प्रकार की सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं, उनके पारस्परिक संबंधों और सहसंबंधों का विज्ञान रहा है। और बहुत स्ट्रिक्टली इन्होंने कहा है कि और या तो वैसा ही रहेगा या फिर समाजशास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और ये अपनी परिभाषा इन्होंने पुस्तक कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में दी है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हावर्ड बेकर और हैरी एल्मर बार्न्स, बेकर और बार्न्स से भी इस नाम से भी जाने जाते हैं ये लोग। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है सोशल थॉट फ्रॉम लोर टू साइंस। लोर क्या होता है, अर्थात जो मिथक होते हैं हमारे, और साइंस आप लोगों को पता ही है कि विज्ञान। तो हमारी जो सामाजिक सोच रही है वो किस प्रकार से मिथक से प्रारंभ होकर और आज के साइंस के स्टेज तक आई है, तो ये सारी बातें जो हैं वो इस पुस्तक में बेकर एवं बार्न्स ने एक्सप्लेन किया है। हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण समितियों, समुदायों, श्रम विभाजन, सामाजिक विभेदीकरण एवं स्तरीकरण, ज्ञान का समाजशास्त्र, कला और सौंदर्य शास्त्र आदि सबको रखेंगे। तो हर्बर्ट स्पेंसर को आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे फील्ड जो हैं इन्होंने स्तरीकरण से लेके विभेदीकरण, श्रम विभाजन, सबको इन्होंने समाजशास्त्र के अंतर्गत रखा है कि हम इस सारे के सारे को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानेंगे। दुर्खीम की बात करें तो समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है। इनकी एक पत्रिका रही है एनी सोशियोलॉजी की, आप लोग ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि एनी सोशियोलॉजी कौन लिखा था या किसकी पत्रिका है। ये पत्रिका जो है वो 7 खंडों में रही है और इन 7 खंडों का मैंने नाम भी यहाँ पे लिख दिया है। सामान्य समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, कानून तथा नैतिकता का समाजशास्त्र, अपराध का समाजशास्त्र, आर्थिक समाजशास्त्र, जननांकीय और सौंदर्य का समाजशास्त्र। इन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो क्या होनी चाहिए, तो इन्होंने 3 बताया है पार्ट में। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, इसको सोशल मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और इसमें हम किसको रखेंगे तो जनसंख्या का आकार, घनत्व, स्थानीय वितरण, जनसंख्या संबंधी समस्याओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। सामाजिक शरीर शास्त्र की बात करें तो इसे सोशल फिजियोलॉजी कहते हैं और इसमें धर्म, भाषा, परिवार, कानून आदि सम्मिलित है। तीसरा जो है वो सामान्य समाजशास्त्र है, तो इसे जनरल सोशियोलॉजी कहते हैं और इसमें सामाजिक नियम जो हैं समाजशास्त्र का दार्शनिक अंग भी इन्हें बोला जाता है। तो ये जो सामाजिक नियम होते हैं उनको हम सामान्य समाजशास्त्र में रखेंगे। एलेक्स इंकल्स की बात करें तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के इन्होंने 3 पथ बताए हैं, ऐतिहासिक, आनुभविक और विश्लेषणात्मक। ऐतिहासिक का अर्थ ये है कि जो भी इतिहास से हमें दस्तावेज मिलते हैं हम उसके अनुसार अध्ययन करते हैं। आनुभविक का अर्थ ये है कि जो अनुभवों पे आधारित रहा उससे अध्ययन से हम आगे का अपना जो ज्ञान है या समाजशास्त्र में स्टडी करेंगे। लेकिन वहीं पे विश्लेषणात्मक पद की बात करें तो यहाँ पे ऐतिहासिक और आनुभविक दोनों को क्रॉस करते हुए ये कहते हैं कि हम अपने आज के समय में खुद के विश्लेषण करके और तब जाके हम किस प्रकार से अध्ययन करना है डिसाइड करेंगे। समाजशास्त्र की विषय वस्तु की बात करें तो समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, संस्थाओं के रूप में और सामाजिक संबंधों के रूप में होता है। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग एक
ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि बार बार जब हमारे सामने आता है तो याद भी हो जाता है। मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु जो है वो सामाजिक क्रिया और सामाजिक संबंध है। तो ये आप लोगों को सामाजिक क्रिया और सामाजिक संबंध नोट रखना है। किंग्सले डेविस का जो है, इन्होंने क्या क्या विषय वस्तु रखा है, तो सामाजिक संरचना, सामाजिक कार्य, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्ति और उसका समाज तथा सामाजिक परिवर्तन, ये 5 पार्ट में इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को रखा है। मैकाइवर एवं पेस का तो बहुत ही इजी है, आप लोगों को पता है कि इन्होंने सामाजिक संबंधों को वरीयता दी है, तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु ही सामाजिक संबंध मानते हैं। मैक्स वेबर की बात करें तो इन्होंने कहा है कि सामाजिक संबंध शब्द का प्रयोग अनेक कर्ताओं के ऐसे व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो अर्थपूर्ण हो तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित होता हो। थियोडोरसन का कथन है कि सामाजिक संबंध 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली प्रतिमानित सामाजिक अंतःक्रिया है। ये आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, मैंने इसे हाईलाइट नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिएगा। वो चूँकि टाइपिंग होती रहती है तो बहुत जगह ऐसा होता है कि छूट जाता है, तो जहाँ पे मैं बोलती हूँ वहाँ पे आप लोग थोड़ा हाईलाइट कर लिया करिए। सामाजिक संबंधों की विशेषताओं की बात करें तो ये अमूर्त होती हैं, सामाजिक संबंध हमें दिखाई नहीं देते हैं, इनका अनिश्चित स्वरूप होता है, अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति होती है, सहयोगी एवं असहयोगी प्रकृति होती है, जटिल होती है, संबंध जटिल होते ही हैं और अर्थपूर्ण होते हैं। जैसे एक पिता का अगर पुत्र के साथ संबंध है तो वो अर्थपूर्ण संबंध है, इसी प्रकार से कोई भी संबंध जो होता है वो अर्थपूर्ण होता है। सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दशाओं की बात करें तो 2 या अधिक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, संपर्क एवं संचार होना चाहिए, पारस्परिक जागरूकता होनी चाहिए और सामाजिक अंतःक्रिया होनी चाहिए। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र एवं विषय सामग्री की आखिर में सीमाओं की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो ये है कि समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है। सबसे पहली बात यही निकल के आती है। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, ना कि क्या होना चाहिए। ये जो है आप लोगों को दिख रहा है, ये आप लोगों को जो इग्नू का मटेरियल है वहाँ से मैंने उठाया है। इग्नू के मटेरियल से आखिर में समाजशास्त्र का अर्थ क्षेत्र और विषय वस्तु के बारे में क्या समझाया गया है, तो वहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या निकल के आए हैं उसको मैंने बताया है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, ना कि क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र समाज व्याप्त सामान्य विशेषताओं एवं सामान्य नियमों का अध्ययन करता है, ना कि किसी विशेष समाज की विशेष विशेषताओं एवं नियमों का। तो किसी विशेष समाज की विशिष्ट जो नियम होते हैं या विशेषताएं होती हैं उनका अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि एक सामान्य रूप से क्या नियम है समाज में उसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक कार्य और इस आखिर में होता क्या है, सामाजिक कार्य की बात कर लेते हैं। और समाजशास्त्र आप लोगों को अक्सर करके सोशोलॉजी और सोशल वर्क ये 2 वर्ड देखने को मिलते हैं, तो इसमें आखिर में कन्फ्यूजन होता है कि आखिर में है क्या। तो इग्नू की बुक में बहुत ही क्लियरली समझाया गया कि सामाजिक कार्य क्या होता है और समाजशास्त्र क्या होता है। इसको हम लोग समझते हैं। सामाजिक कार्य का संबंध जो है वो सामाजिक सुधारों से वंचित तथा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के उत्थान से है। तो जो भी सामाजिक सुधार जो होते हैं उनसे कौन से लोग वंचित रह गए हैं या फिर जो शारीरिक रूप से जो विकलांग लोग होते हैं उनके उत्थान से सामाजिक कार्य संबंधित होता है। समाजशास्त्र का संबंध समाज में सुधार लाने से नहीं है और ना ही इसका सीधा संबंध सामाजिक योजना बनाने अथवा कोई अपेक्षित परिवर्तन लाने से है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि समाजशास्त्र का जो सीधा संबंध देखा जाए तो किसी योजना को लाना, क्या हमें समाज में परिवर्तन चाहिए, इसके लिए समाजशास्त्र कुछ नहीं करता है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन और समूहों के परस्पर संबंधों तथा सामाजिक व्यवहार का अध्ययन है। अर्थात ये कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन को समझने के लिए समाजशास्त्र सामाजिक समूहों, समुदायों और संस्थाओं का अध्ययन करता है।
अब बात करते हैं सामाजिक समूह की। तो सामाजिक समूह में आखिर में कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं। तो सामाजिक समूह में पहला पॉइंट है कि यह व्यक्तियों का समूह होता है। एक ही नमूने के परस्पर संबंध होते हैं, अर्थात समान विश्वास पाए जाएंगे। बात ही हो गई कि समाजशास्त्र में जो समान होते हैं या सामान्य होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो जहाँ पे समान विश्वास होंगे, मूल्य होंगे, आदर्श होंगे, इन पे आधारित जो सामाजिक संबंध है उनका अध्ययन हम करते हैं। और परस्पर जो संबंध लगातार बने रहें, अर्थात उनके में एक पारस्परिकता दिखे या फिर कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए, तो इस प्रकार से हम उसे सामाजिक समूह कह सकते हैं। बात गेमाइनशाफ्ट और गेशेल्शाफ्ट की है। तो ये आप लोगों को पता है कि जर्मन समाजशास्त्री फर्डिनेंड टोनिस की ये दी गई अवधारणा है। और गेमाइनशाफ्ट को बुद्ध समाज या फिर सामुदायिक या पारंपरिक समाज भी कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। गेशेल्शाफ्ट की बात करें तो ये संविदात्मक या संबद्ध समाज भी कहा जाता है। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि गेमाइनशाफ्ट जो होता है वो बुद्ध समाज, सामुदायिक या फिर पारंपरिक समाज होता है। गेशेल्शाफ्ट जो है वो संविदात्मक या संबद्ध समाज कहलाता है। सामाजिक समूहों के प्रकार की बात करें तो आप सभी को पता है कि सामाजिक समूह जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अब यहाँ पे समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और एक ही भांति के सामाजिक संबंधों की दृष्टि से समाज का विश्लेषण करता है। समाजशास्त्र इन 3 मूल प्रश्नों पे विचार करता है। तो समाजशास्त्र में ये जो आप लोगों को पीछे की 3 स्लाइड दिखे ये सारे इग्नू मटेरियल के कंटेंट हैं। तो समाजशास्त्र कौन से 3 मूल प्रश्नों पे विचार करता है। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि समाज क्यों और कैसे बनते हैं, और दूसरा है कि समाज क्यों और कैसे अस्तित्व में रहते हैं, और तीसरा ये है कि समाज क्यों और कैसे बदलते हैं, अर्थात परिवर्तित होते रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो 3 क्वेश्चन हैं समाजशास्त्र इसी को समझने की कोशिश करता है कि समाज क्यों और कैसे बनते हैं, क्यों और कैसे अस्तित्व में रहते हैं, और फिर कैसे बदलते भी रहते हैं, उनमें परिवर्तन भी आता है। तो आखिर में ये परिवर्तन आता कैसे है। अब यहाँ पे अगर समाजशास्त्र के स्टार्टिंग की बात करें तो कैसे समाजशास्त्र अस्तित्व में आया है, तो यहाँ पे कुछ विचारक हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि ऑगस्ट काम्टे। इन लोगों का टाइम पीरियड दिया गया है, जीवन काल क्या है 1798 से 1857। ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। एमाइल दुर्खीम 1858 से 1917, मैक्स वेबर 1864 से 1920 और कार्ल मार्क्स 1818 से 1883, हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1903। अगर देश की बात करें ऑगस्ट काम्टे फ्रांस से संबंधित, जहाँ पे समाजशास्त्र का जन्म हुआ है। एमाइल दुर्खीम भी कहाँ से संबंधित हैं, फ्रांस से संबंधित हैं। मैक्स वेबर जर्मनी से संबंधित हैं। कार्ल मार्क्स जर्मनी से संबंधित हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर की यदि बात करें तो ये इंग्लैंड से संबंधित हैं। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और भी हम लोग कंटेंट कवर करते, लेकिन चूँकि स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा एक बोलेंगे कि पर्सनल डिस्कशन भी हो गया हमसे रिलेटेड, तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग एक अपना नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग MCQ के साथ में रखते हुए, MCQ तो मैं उसको नहीं बनाऊंगी, उसको 1 लाइनर क्वेश्चन में हम लोग रखेंगे, क्योंकि MCQ में क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं तो फिर कन्फ्यूज़न भी होता है कि अच्छा चारों ऑप्शन माइंड में आते हैं। इसलिए उसे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इन टॉपिक से, उनसे हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चन कुछ हम लोग खुद डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे हैं जिनके 2-4 के मैं आंसर वहाँ पे लिख दूँगी जिसको याद करना जरूरी है। बाकी तो हम लोग खुद डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि समाजशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र एवं विषय वस्तु के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसी के साथ ही और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो कि अभी पेंडिंग रह गए हैं, तो उसको भी हम लोग साथ में डिस्कस कर लेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।